हमारे देश में कोलिजियम सिस्टम जब से आया है तब से चर्चे में रहा है। अब 2014 के एनजैक एक्ट को ले लीजिए जो 2015 में रिपील कर दिया गया था। और उसके अलावा भी कई सारे न्यूज़पेपर्स में रोज़ रोज़ आर्टिकल्स आते रहते हैं कि कैसे हमारा कोलिजियम सिस्टम जो है उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, कैसे उसके जो फैसले हैं उसका जो रैशनल है वो बाहर नहीं आता है कि एक कॉमन मैन वो रैशनल या फिर वो रीज़न को एक्सेस नहीं कर सकता, और कैसे जो कोलिजियम सिस्टम का प्रोसेस है वो उतना अच्छा नहीं है। पर हाल ही में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में 9 जजेस का अपॉइंटमेंट एक साथ हुआ। इसके अलावा 68 हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स का जो रिकमेंडेशन है वो कोलिजियम ने गवर्नमेंट को भेज दिया और बहुत जल्द उनका भी अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमारे चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना ने कहा है कि वो उनका एम है कि 90% हाई कोर्ट वैकेंसीज को बहुत जल्द से जल्द फिल करना। तो इस वीडियो में इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि कोलिजियम सिस्टम काम किस तरह से करता है, क्या जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो हमेशा यही रहा है या फिर इससे पहले कोई और प्रोसेस था, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो कोलिजियम सिस्टम को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है उसके लिए कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट में कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं और फॉर में या सपोर्ट में कौन से आर्ग्यूमेंट्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, कोलिजियम सिस्टम एक ऐसी बॉडी है जो हमारे हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स, हमारे हायर जुडिशरी के ट्रांसफर्स और प्रमोशंस से रिलेटेड जो अपने रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट तक भेजती है और फिर गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशंस को एनफोर्स करती है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एक 5 जज बॉडी है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और उनके अलावा 4 और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। और वही हाई कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट लीडर होते हैं और उनके अलावा 4 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस होते हैं स्टेट हाई कोर्ट के। वह काम इस तरह से करती है कि जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, हायर जुडिशरी के ट्रांसफर्स और प्रमोशन से रिलेटेड, उसकी एक फाइल बनाकर गवर्नमेंट के पास भेज देते हैं, गवर्नमेंट के पास और सुप्रीम कोर्ट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और यहाँ पे गवर्नमेंट 2 काम कर सकती है। तो पहला है वो कोलिजियम के रिकमेंडेशंस को अग्री करते हुए प्रेसिडेंट के पास फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए फाइल भेज सकती है, या फिर उस फाइल को वापस कोलिजियम के पास भेज सकती है रिकंसिडरेशन के लिए, यह कहते हुए कि आप इन नामों को रिकंसिडर कर लीजिए। फिर कोलिजियम भी यहाँ पे 2 काम कर सकती है। पहले तो वो कि हाँ रिकंसिडर करके वापस से एक नया फाइल भेजती है, या फिर उसी फाइल को वापस गवर्नमेंट के पास भेजती है। और अगर गवर्नमेंट के पास दूसरी बार भी वही फाइल चली गई तो गवर्नमेंट को उन रिकमेंडेशंस को एनफोर्स करना ही होता है। तो सवाल यह आता है कि क्या यह प्रोसेस हमेशा से चला आ रहा है? जी नहीं, यह प्रोसेस हमेशा से नहीं चला आ रहा है। ये प्रोसेस मेनली स्टैब्लिश हुआ था 1993 के सेकंड जजेस केस में। अगर इंडिपेंडेंस के समय से बात करें तो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, तब से लेकर 1981 तक, यानी एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी फर्स्ट जजेस केस तक, हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स आर्टिकल 124 और 217 के अकॉर्डिंग होते थे। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 यह कहता है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts in the states as the President may deem necessary for the purpose, and shall hold office until he attains the age of 65 years. Provided that in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted. तो Chief Justice of India के अलावा अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो चीफ जस्टिस को ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करना होगा। और 65 जो है वो रिटायरमेंट एज होता है सुप्रीम कोर्ट जज का। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें लिखा है कि एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the state, and in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court. यहाँ पे भी जो अपॉइंटमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद ही किया जाएगा। इंडिपेंडेंस से लेकर फर्स्ट जजेस केस तक, यानी 1981 जैसे मैंने बताया केस तक, यही प्रोसेस चलता रहा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक 7 जज बेंच ने हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो है उसका जो प्राइमेसी है, जो प्राइमरी पावर है, वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में सौंप दिया। इस जजमेंट के जस्टिसेस या जजेस का यह मानना था कि कंसल्टेशन जो वर्ड है आर्टिकल 217 में, उसका मतलब कंकरेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन जो है वो कंकरेंट होना चाहिए। हाँ, उनसे कंसल्ट किया जाएगा, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन किसी जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट से थोड़ा हट के भी है, थोड़ा अलग भी है, तो भी प्रेसिडेंट
इज नॉट बाउंड कि उन्हें चीफ जस्टिस से कंकरेंट ओपिनियन लेने के बाद ही अपॉइंटमेंट करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस से पहले सिर्फ एक अपॉइंटमेंट हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर अपॉइंटमेंट हुआ था हाई कोर्ट जज का। लेकिन इस केस के बाद ऐसे 7 इंस्टेंसेस हुए जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अग्रीमेंट के बिना अपॉइंटमेंट हुआ किसी हाई कोर्ट जज का। इस केस के बाद 1993 में सीधा जाकर के सेकंड जजेस केस आया जहां पे पहली बार एक कोलेजियम सिस्टम की बात की गई। और इंटरेस्टिंगली फर्स्ट जजेस केस के जजमेंट को रिवर्स करते हुए ये कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के इंटेंट पे जाएं तो कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है। एसेंशियली इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंकरेंस के बिना प्रेसिडेंट कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कोलेजियम सिस्टम की भी बात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें अपने सीनियर कोलीग से बात करके ही रिकमेंडेशंस करना होगा। फिर लास्ट में थर्ड जजेस केस आया 1998 में। दरअसल ये एक केस नहीं था, ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इशू किया था हमारे उस समय के प्रेसिडेंट के नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसमें वो बताया कि कंसल्टेशन सिर्फ चीफ जस्टिस से करना है या फिर पूरे कोलेजियम से करना है। इसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 9 गाइडलाइंस इशू किए थे जिसमें बात की गई थी कि सिर्फ चीफ जस्टिस का ही नहीं, पूरे कोलेजियम का ओपिनियन को कंसिडर किया जाएगा। और अगर सिर्फ 2 जजेस का ओपिनियन भी किसी रिकमेंडेशन के खिलाफ हुआ तो उस रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड नहीं। और 1998 से लेकर आज तक हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स इसी तरह से होते आए हैं। बीच में 2014 में एनजैक एक्ट आया था, इसके बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, उसे डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है। तो ओपेकनेस और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ही मेन आर्ग्यूमेंट्स सामने आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम सिस्टम की बात की जाती है। क्रिटिक्स द्वारा यह कहा जाता है कि जो जजेस के ट्रांसफर्स होते हैं या प्रमोशंस होते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स ही होते हैं, यह डिसीजंस जो हैं वो बंद कमरे में लिए जाते हैं। इसका जो रैशनल है वो कभी पब्लिक तक नहीं आता। इनफैक्ट एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रूमा पाल ने ऑन रिकॉर्ड यह भी कहा था कि the mystique of the process, the small base from which the selections were made, and the secrecy and confidentiality ensured that the process may on occasions make wrong arguments and worse still lend itself to nepotism. एसेंशियली जस्टिस रूमापाल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के इतने सीक्रेट होने के कारण कुछ गलत अपॉइंटमेंट्स होने के चांसेस हैं और जो नेपोटिज्म का एलिमेंट है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होता है। इन सब बातों के अलावा कुछ और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसे कोलिजियम सिस्टम के क्रिटिक्स इस्तेमाल करते हैं। उनका यह मानना है कि जैसे दूसरे कंट्रीज़ है, दूसरे डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं जैसे यूएसए और स्कॉटलैंड, वहाँ तो काफ़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। जैसे कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जजेस, और इनफैक्ट कुछ कंट्रीज़ में तो जजेस का डायरेक्टली इलेक्शन होता है। और इंडिया में इलेक्शन तो छोड़िए, गवर्नमेंट का कोई से ही नहीं है हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में। दूसरी तरफ जो कोलिजियम सिस्टम के सपोर्टर्स हैं उनका यह मानना है कि कोलिजियम सिस्टम को, इस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, जैसे आर्टिकल 124 और 217 में लिखा हुआ है। और जब हम हमारे सिस्टम को दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसका हिस्ट्री क्या रहा है। आप 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ले लीजिए या फिर आप इमरजेंसी को ही ले लीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई से ही नहीं है। देखिए, जब फाइल गवर्नमेंट के पास पहुंचती है तो यहाँ पे एक लूप होल है कि गवर्नमेंट के पास कोई भी डेडलाइन नहीं है उस फाइल को आगे पहुंचाने का या फिर वापस कोलिजियम सिस्टम के पास भेजने का रिकंसिडरेशन के लिए। कई बार वह फाइल सालों तक पड़ा रहता है और जो जजेस प्रमोट होने वाले थे उनका रिटायरमेंट का समय हो जाता है। तो यहाँ पे यह आर्ग्यूमेंट भी काफ़ी वीक है कि हमारे सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई से ही नहीं है। आगे एनजेएसी के बारे में बात करते हैं। तो कोलिजियम सिस्टम को हटाने के लिए पार्लियामेंट ने 2014 में एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के बिल को पास किया था, जिससे एसेंशियली कोलिजियम सिस्टम का जो पावर है वो एनजेएसी को ट्रांसफ़र हो जाता। एनजेएसी की जो बॉडी है उसमें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस होते, 2 और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते, यूनियन लॉ मिनिस्टर होते और 2 ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होते जिनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन के रिकमेंडेशंस पे होता। इस केस का नाम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था और पिटिशनर्स ने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए थे।
यह आर्ग्यू किया गया था कि उन दो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी वेग है और लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कोई बाई पार्टीसन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। सीजीआई के ओपिनियन का जहां पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, अब उनका इंपॉर्टेंस बाकी 6 मेंबर्स के जितना ही रह जाता। इस एक्ट को 2015 में ही रिपील कर दिया गया। मेजॉरिटी जजेस का यह मानना था कि यूनियन लॉ मिनिस्टर और दो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ में से 2 को वीटो पावर मिलता एनजेएसी के थ्रू, और वह 2 मेंबर्स किसी भी रिकमेंडेशन को अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके रोक सकते थे। लॉर्ड टेम्पलमैन को भी इस जजमेंट में कोट किया गया था, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड जूरिस्ट थे। उनका यह मानना था कि इंडिया के कोलिजियम सिस्टम से ब्रिटेन को भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए और उनके भी हायर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कुछ इसी तरह से होना चाहिए। इस वीडियो के कंक्लूजन में इतना कहूँगा कि हमारे जुडिशरी पे एक कॉमन मैन का भी भरोसा है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जस्टिस से रिलेटेड कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन। तो यहाँ पे जुडिशरी का इंडिपेंडेंट ना होने का परसेप्शन भी कॉमन मैन के लिए जुडिशरी से विश्वास हटाने के लिए काफ़ी हो सकता है, और जिस दिन यह होगा इंडिया के डेमोक्रेसी का डाउनफॉल उसी दिन शुरू हो जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बैलेंस ऑफ पावर के प्रिंसिपल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया था, और इसके अलावा हमारी जो जुडिशरी है वो कई मायनों में पार्लियामेंट के लिए काफ़ी ट्रबलसम एंटिटी है, सबसे ट्रबलसम एंटिटी में से एक है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से लड़ते हुए सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। आप सिर्फ एक केस ले लीजिए, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का, जिसमें 7-6 की रेजर थिन मेजॉरिटी थी। वहीं कई लीगल एक्सपर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जजेस का मानना है, जैसे जस्टिस रोहिंटन नारिमन का, कि अगर वह माइनॉरिटी ओपिनियन मेजॉरिटी जजमेंट में कन्वर्ट हो जाता, यानी सिर्फ एक जज का ओपिनियन भी मेजॉरिटी से निकलकर माइनॉरिटी में चले जाता, तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ खास नहीं बचता था। अगर हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स के लिए कोलिजियम सिस्टम से कोई बेहतर सिस्टम है तो उसे ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए, उस पर डिबेट्स होने चाहिए, लेकिन जुडिशरी का इंडिपेंडेंस खुद जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको वह वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी करिए, और इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों से ये वीडियो शेयर भी करिएगा कि जिससे उन्हें कोलिजियम सिस्टम के फॉर और अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इसकी जानकारी मिल सके। आप अपना ओपिनियन इस वीडियो से रिलेटेड या कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल पे कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू।